हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन एंड सेकेंड थियरी वेव अंडर द मैटर, वेव नेचर ऑफ द मैटर। ओके, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन में आपको फोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़नी है, जो टेक्स्ट बुक में आपको 5 पॉइंट्स के फॉर्म में दी हुई, जिसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है। इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, याद रखना ये, अगर रेडिएशन का इंटरेक्शन आपको दिया हुआ है मैटर के साथ, देन रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। तब ये जो रेडिएशन है उसका आपको कौन सा नेचर सिलेक्ट करना है? पार्टिकल नेचर। और वो पार्टिकल कौन से हैं? फोटॉन्स, या तो क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर रेडिएशन की किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ आपको इंटरेक्शन दी हुई है तो ही आपको रेडिएशन है उसको पार्टिकल फॉर्म में या तो फोटोन के फॉर्म में कंसिडर करना है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखो, ईच फोटोन हैज़ एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? HF। टेक्स्ट बुक में फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, तो वहाँ पे लिखा होगा H न्यू। ओके, एंड मोमेंटम P इक्वल टू E डिवाइड बाई C, दैट इज HF डिवाइड बाई C। ओके, और स्पीड कितनी रहेगी? हर एक फोटोन की स्पीड रहेगी स्पीड ऑफ लाइट जितनी, मतलब C जितनी। मतलब सेकेंड पॉइंट में आपको फोटोन की एनर्जी, फोटोन की मोमेंटम और फोटोन की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। थर्ड, ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्बडा हैव द सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम। हर एक फोटोन के पास अगर उनकी वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो हर एक फोटोन के पास एनर्जी एंड मोमेंटम भी सेम रहेगी। वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में बी, इंटेंसिटी कोई भी हो, एनर्जी एंड मोमेंटम सेम रहेगा। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो देर इज ओनली एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। तब क्या सिर्फ इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ फोटोन्स। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। Thus photon energy is independent of intensity of radiation। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब चार्जलेस है, एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट नहीं होगी। ओके, और लास्ट पॉइंट, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, फोटोन और पार्टिकल का जो कोलिजन होता है उसमें द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटोन्स may not be conserved in a collision, the photon may be absorbed or a new photon may be created। ठीक है, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग फोटोन पार्टिकल कोलिजन। एक फोटोन का एक पार्टिकल के साथ जब कोलिजन होता है तब एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट नंबर ऑफ फोटोन है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे वेव नेचर ऑफ मैटर। देखो हमने अभी कौन सा नेचर पढ़ा था? तो रेडिएशन।
रेडिएशन के पास ऑलरेडी वेव नेचर था, हमें पता था, हमने प्रूव किया कि उसके पास पार्टिकल नेचर है। तो डी ब्रोगली ने इससे ऑपोजिट सोचा कि देखो एक तो यूनिवर्स है वो दो ही चीज़ से बना है, हमारे लिए तो दो ही चीज़ें, रेडिएशन या तो मैटर। तो उन्होंने कहा कि अगर रेडिएशन के पास दोनों नेचर हो सकते हैं, वेव एंड पार्टिकल, तो मैटर के पास भी दो नेचर होने चाहिए। ऑलरेडी पार्टिकल नेचर उस टाइम पे नोन था, मतलब मैटर है उसका पार्टिकल नेचर उस टाइम पे पहले से ही पता था, तो पार्टिकल नेचर तो था ही। उन्होंने प्रूव किया वेव नेचर, ठीक है। अब मटेरियल पार्टिकल के पास वेव नेचर कब हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ऑल द मूविंग बॉडी, जो भी बॉडी जिसके पास मास है और जिसकी खुद की कोई स्पीड है, कोई भी मूविंग बॉडी है वो वेव नेचर की तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और उसकी जो वेवलेंथ होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ऑफ मूविंग पार्टिकल, वो उन्होंने फॉर्मूला दिया लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, एम वी, ठीक है। और यही चीज़ जो हमने फोटोन पिक्चर देखा था रेडिएशन के लिए, उसमें भी प्रूव होती है। तो फोटोन के लिए बात करो, फॉर अ फोटोन, फोटोन के लिए मोमेंटम इक्वल टू क्या था, एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो P इक्वल टू, अब एनर्जी क्या था, एच सी बाई लेमडा डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पे देखो आप सी सी कैंसल आउट हो रहा है ये नहीं ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब फोटोन के लिए भी यही फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर? ओके। तो चलो, जो हैवी ऑब्जेक्ट है, जो बड़े ऑब्जेक्ट है, वो ये नेचर क्यों शो नहीं करते? तो उन्होंने क्लियर एकदम एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया कि सपोज आपके पास एक बॉल है और वो बॉल का मास है 0.12 ग्राम, किलोग्राम सॉरी, एंड उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये लेके अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको लैम्बडा मिलेगा 2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये जो आपको डेटा दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन करो तो लैम्बडा ये मिलेगा। अब सोचो, बॉल के डायमेंशन के हिसाब से ये डायमेंशन काफ़ी स्मॉल है, इसीलिए हमें उनका वेव नेचर फील नहीं होता, ठीक है। अब उसी की जगह पे आप अगर इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो आपको नोटिसेबल मिलती, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो साइज़ है उसके कंपैरिजन में आपको वेवलेंथ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा मिलती, ठीक है। चलो, तो अब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास है m एंड जिसका चार्ज है E, ओके, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, ओके। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, देखो, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी E इंटू वी। चलो, ये एक बात है, काइनेटिक एनर्जी बन गई EV, ओके। चलो, ये क्लियर।
अभी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अगर मोमेंटम के साथ निकालूं तो p²/2m निकलेगा। हैंस मोमेंटम मुझे मिलेगी √2m के, मोमेंटम मुझे मिलेगी √2m के। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम निकालते हैं तो हमें यहाँ पे वेवलेंथ मिलेगी लैम्बडा =h/p की जगह पे मैं लिख सकता हूँ √2m के। न्यूमेरिकल्स के लिए सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। चलो अब k की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो √2m की जगह पे ev, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया था। सपोज कोई चार्ज q को एक्सेलरेट किया जाता तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे qv लिखते आप, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दो तो आपको ये मिलेगा 1.227 डिवाइड बाई √v नैनोमीटर में, क्योंकि देखो आपके लिए तो h नॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो इतनी सारी वैल्यू रख दी। तो बाकी जो बचा वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी वेवलेंथ। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखने हैं, अच्छे से ध्यान देना। एक तो ये फर्स्ट वाला लैम्बडा =h/p और p =mv आपको पता ही है, k ev आपको पता ही है, मोमेंटम =√2m के पता ही है, या तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m, कोई भी एक याद रख लो। ये खास लैम्बडा h/√2m के, लैम्बडा h/√2m ev, या तो अगर आपको डायरेक्ट पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये वाला नैनोमीटर के साथ, यूनिट के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी एक और थियरी बाकी है जो हमें यहाँ पे देखनी है, वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है वो अच्छे से समझो। हाइजेनबर्ग ने ये कहा, जब मटेरियल पार्टिकल का वेव नेचर प्रूव हो गया तब हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि अगर आप किसी भी माइक्रो पार्टिकल की मोमेंटम निकालते हो, सपोज आपको मोमेंटम p एग्जिट पता चल गई, उसका मास पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, तो p = मास इंटू वेलोसिटी पता चल गई, तो उसी टाइम पे आप उसकी पोजीशन एग्जैक्ट एक्यूरेटली नहीं बता सकते। मतलब आप मोमेंटम मेज़र करने जाते हो, उस टाइम पे पोजीशन में एरर आती है, और जब आप किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने जाते हो तब उसकी मोमेंटम में एरर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से एक की अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, ठीक है। और आपको ये प्रिंसिपल दिया ΔX × ΔP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2, where h is equal to h/2π। तो ये बना ΔX × ΔP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। मतलब इन दोनों की अनसर्टेनिटीज का मल्टीप्लिकेशन करो तो वो ऑलवेज आपको h/4π से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे, जब आप अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या तो पोजीशन समझ लो पहले, जब आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़ीरो करने की ट्राई करते हो, जब आप ΔX मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़ीरो करने की ट्राई करते हो, तब ये इक्वेशन में ज़ीरो रख दो, ये ज़ीरो नीचे जाएगा, ΔP बन जाएगा इनफाइनाइट, तब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बनता है इनफाइनाइट। सेकेंड चीज़ ये है कि जब आप ΔP ज़ीरो करने जाते हो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तब पोजीशन की अनसर्टेनिटी बन जाती है इनफाइनाइट। तो आपको टेक्स्ट बुक में दो ग्राफ दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक में दो ग्राफ दिए हुए, वो दोनों ग्राफ एग्जाम में ड्रॉ करने हैं और नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है
वो लिखना है। फर्स्ट ग्राफ है, उसमें आपको एक वेव पैकेट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा कुछ है। मैं थोड़ा ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। और सेकंड है, उसमें एक ही जैसे वो है वेव्स है। अब समझो, जहाँ पे पीक मिलता है वेव पैकेट में, जहाँ पे पीक मिलता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी कम होती है। अब मैंने यहाँ पे ये ग्राफ में क्या किया, अनसर्टेनिटी कम कर दी पोजीशन में। ये ग्राफ में मैंने ये ट्राई किया है कि इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी मैंने कम कर दी। बट देखो, अनसर्टेनिटी कम की तब क्या हुआ, वेवलेंथ में देखो हर एक जगह पे चेंजेस है, और वेवलेंथ में अगर चेंजेस है तो लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी के हिसाब से अगर ये वेरी हो रहा है तो मोमेंटम भी वेरी होगा, और मोमेंटम अगर वेरी हो रहा है तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी, तो डेल्टा पी यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ये समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे देखो सेकेंड ग्राफ में लैम्बडा की वैल्यू क्या है, तो लैम्बडा कांस्टेंट है। देखो हर एक जगह पे वेवलेंथ सेम है, और लैम्बडा कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा लिख सकते हो आप, क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी होता है, और P कांस्टेंट है तो डेल्टा P क्या होगा, ज़ीरो। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज़ीरो हो गया, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर इनफाइनाइट और उधर इनफाइनाइट पोजीशन में कहीं पे भी हो सकता है उसी टाइम के लिए। ठीक है, ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। क्लियर? यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की थियरी फिनिश हुई। नेक्स्ट लेक्चर से आपको एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।